कैसे हो सब भाई? बढ़िया। जल्दी ज्वाइन करो सारे बच्चे, क्लास फटाफट आ जाओ। बेटा लास्ट क्लास में हमने कंडीशंस की थी, मैं उसको लिख रहा हूँ दोबारा से एक बार। ठीक है, तो हमने एक तो एसटीपी कंडीशन देखी थी और एक एनटीपी देखी थी। ठीक है, एसटीपी पे हमने दो देखी थी, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, ओल्ड कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर था 1 atm। न्यू क्या था? टेम्परेचर तो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर कितना था? 1 बार। फटाफट आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। अभिषेक, फोन कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, जो भी डाउट है क्लियर कर लेना, फोन कर लेना। ठीक है, तुम्हें बुकलेट मिल गई है? बुकलेट बुकलेट ले लिया तुमने? एक बार बताना। सबको बुकलेट मिल गई है या भी लेनी है? बताता हूँ बेटा, अभी बता दूंगा। लेनी है? किस किस को मिल गई है? चलो बेटा, अपनी ना बुकलेट ले लेना। ठीक है, मतलब अगर मिल रही है वहां पे एक बार फोन करके पूछ लेना। ऐसे मत चले मत जाना, पहले फोन करके पूछना अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ले लेना। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई बात नहीं। प्रतीक, आप कहाँ से हो? हाँ बेटा, वो मैं ये नहीं कह रहा सारी मिल जाएंगी, जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ मिलती जाएगी। दिल्ली से हो? अच्छा, कोई नहीं, पोस्ट हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन ना लो। बेटा सारी वीडियो ऑन कर लो फटाफट। अच्छा, हमारी क्लास में दो प्राची है? मैं भी कहूँ कि भाई दो दो प्राची कैसे हैं? और दो कौन है? जतिन भी दो है क्या? यही एक ही जतिन है दो जगह? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है सब आ गए हैं। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो। मैं अगर यहाँ पर बात करता हूं, हमने कल ये देखा था, हमने कल ये बेटा एनटीपी कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनटीपी कंडीशन पे ज्यादा फोकस मत करना, वो दल बदलू है, वो बदल जाती है क्योंकि वो नॉर्मल है। मेन है ये एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये कंडीशंस लाई क्यों कही? क्योंकि साइंटिस्ट ने एक दूसरे का सर फाड़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहां पर कोई चीज मेजर कर रहा था, अलग वैल्यू आ रही थी, वहां पर मेजर कर रहा था, अलग वैल्यू आ रही थी। मतलब मान लो मैंने यहां पर 1 मोल O2 ली, 1 मोल O2 ली, तो मैंने उसकी वॉल्यूम मेजर की, कुछ और आई। और मैंने यूएस में जाके अगर मैंने वॉल्यूम मेजर ही कुछ हो रहा है, तो साइंटिस्ट को आया गुस्सा। उसने बोला भाई मैं सही हूं, हमने बोला हम सही है। एंड में क्या हुआ? दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये समझ आई कि वहां पर सर्दी पड़ रही थी, यहाँ पर गर्मी। तो अगर टेम्परेचर ही बदल गया और प्रेशर भी अगर बदल गया, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी वॉल्यूम भी बदली जाएगी। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या बोला, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करेगा, ताकि वैल्यू दोनों की सेम आए। ठीक है, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके क्या हमने एक्सपेरिमेंट सही किया या गलत किया। अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग अलग हो जाएगी तो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। तो इसी वजह से हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस देनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल। देखो मैं इसको भी प्रूव कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बेटा ध्यान से देखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पहले मैं ओल्ड कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं, ओल्ड वाली, ठीक है। ओल्ड कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, मुझे बताओ प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1 atm। वॉल्यूम मुझे निकालनी है, मैं 1 मोल गैस की वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू 273, ठीक है। 0.13 भी होता है लेकिन मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 1 मोल गैस की वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूं, उसको मैं मोलर वॉल्यूम बोल देता हूं। जैसे 1 मोल के मास को मोलर मास, वैसे ही 1 मोल की वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरी वीएम की वैल्यू अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 0.0821 इंटू 273, ठीक है, डिवाइड बाय अगर मैं 1 करता हूं तो मेरी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आती है 22.4 लीटर। तो यहां से हमारा कंसेप्ट चल रहा होता है कि हम मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स लेते होते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात सबको क्लियर है? बताओ हाँ या ना। बता रहा हूँ सक्षम वही बताऊंगा अभी कि हमें कौन सी लेनी है, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, हर एक डाउट क्लियर करूंगा वो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अभी इसी के बाद इसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि ये लूंगा या ये लूंगा, अभी दोनों पर आऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं आता हूँ न्यू कंडीशंस पर। किस पर आ रहा हूँ? न्यू कंडीशंस। न्यू कंडीशन में देखो कंसेप्ट वही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मैंने लगाया, ठीक है। अब देखो प्रेशर मेरा अब 1 बार है, कितना है 1 बार, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं बात करता हूं 1 atm किसके इक्वल होता है 1.013 बार, तो 1 बार किसके इक्वल हो जाएगा 1/1.013 atm। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रेशर की यूनिट ये पुट करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, मैंने जो आर की वैल्यू लिया वो ये ली है, और ये एटीएम वाली यूनिट होती है, याद करो इसका यूनिट क्या होता है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब अगर ये यूनिट एटीएम वाली है तो मुझे प्रेशर भी एटीएम में लेना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं मोलर वॉल्यूम निकालना चाहूं, वही बात मोलर वॉल्यूम बोलूंगा, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, ठीक है। 0.13 वो भी लेते हैं लेकिन मैं बस अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय मैं क्या लिख दूंगा 1/1.013 एटीएम। इसको सोल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर। तो बेटा ध्यान रखना, हमारी जो एसटीपी कंडीशन है उस पर वॉल्यूम पुराने के हिसाब से चलूंगा 22.4, नए के हिसाब से चलूंगा तो 22.7। अब बात है कौन सी हमें फॉलो करनी है, बेटा ध्यान से समझना। अगर तुम बुक्स उठाओगे ना, बुक्स में तो भाई कहीं से उड़ा उड़ा के क्वेश्चन डाल रखे हैं, किसी ने अपने आप तो बनाए नहीं, तो वो जो क्वेश्चंस है लगभग ऐसे पुराने ही चले जा रहे हैं, तो 99% तुम्हारे आंसर इसी वैल्यू से आएंगे, ओल्ड वाली से, क्योंकि बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन है ओल्ड ही है, अभी नहीं बने ताजे ताजे, पुराने क्वेश्चन को हम इधर से उधर करते जा रहे हैं बस, इस वजह तुम्हारे लगभग आंसर इससे आएंगे। लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम होगा, ध्यान सुना, जब तुम्हारा एग्जाम होगा फाइनल वाला, वहां पर नए क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, तो वहां पर तुम्हारे ज्यादातर आंसर्स आने के चांसेस इससे। और तीसरी बात बताता हूँ, तुम चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा। रीजन क्या है, वो जो तुम्हें 4 ऑप्शन देगा ना, तुम उसी से आइडिया लगा लोगे कि वॉल्यूम उसने ये लिया है ये लिया, वो तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहीं से आइडिया हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो, तुम्हारी जो बुक्स होंगी या बुकलेट के अंदर क्वेश्चन होंगे वो इसके थ्रू होंगे। लेकिन कोई पूछ ले कंसेप्चुअली तो तुम बोलोगे सर एक्चुअल में तो ये वैल्यू है, ये तो पुरानी हो चुकी है, डिस्कार्ड हो चुकी है। तो हम, अगर कोई तुमसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए 22.7 लीटर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट। लिखो फटाफट, लिखो इसको।
नोट कर लिया तुमने? बेटा ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी, ये तो मैं तुम्हें बताया वैल्यू आई कहां से, कुछ ही नहीं है कि याद रखना है, कोई नहीं पूछेगा, हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हर चीज सीखनी होती है बस। बेटा सक्षम, वो उसका बस थोड़ा वेट करो, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना वहां से क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैं क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं ना, वहां से क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे क्या वैल्यू लेनी होती है। लिख लिया सबने? डन? बता दो भाई। राधिका, सक्षम, एकता, अभिषेक, आर्यन, हो गया? मोहित? चलो भाई देखो बेटा, अगर यही मैं बात करता हूं एनटीपी पर, एनटीपी के अंदर बहुत ही बदलाव आ जाते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, अगर एनटीपी आ जाए, ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं एसटीपी पर, तो मेरी 22.4 लीटर भी हो सकती है, 22.7 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एनटीपी पर तुम्हें नहीं सोचना, एनटीपी अगर आ जाए 22.4 लीटर करके क्वेश्चन कराना, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने वॉल्यूम को बस फिक्स कर दिया कि हम 22.4 ही ले लेंगे, सीधा टेम्परेचर वगैरह कुछ भी हो, अगर वो एनटीपी बोल रहा है 22.4 ही लेके कर देना। जनरली एसटीपी इंपॉर्टेंट होती है, एनटीपी तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 22.4 लेके कर सकते हो क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, वहां से क्लियर करता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले को तो समझ ले। देखो मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, यही होता है, बताओ। तो गिवन वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम वीएम। अब यहां पर v बाय वीएम कितना हो जाएगा, 22.4, ठीक है, या कई बार हो सकता है v इज इक्वल टू 22.7, अगर मैं एट एसटीपी बात करता हूं। ये फॉर्मूला आया कहां से होगा, वही स्टोइकियोमेट्री से, ठीक है। कैसे स्टोइकियोमेट्री, अगर मैं बोलूं वीएम, मेरी जो वीएम लीटर कितने की वॉल्यूम है, 1 मोल की, अभी मैंने बताया इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, तो 1 लीटर किसकी होगी, 1 बाय वीएम की, तो वी लीटर किसकी होगी, वी बाय वीएम मोल, समझ रहे हो। तो ये भी एक डेरिवेशन क्या हो गई, तो स्टोइकियोमेट्री से हमने फॉर्मूला निकाला है, ये वाला जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब बेसिक चीजें हैं, इसको बस खत्म करना है आज हमें, उसके बाद कल से तो अपने, ठीक है, वो अच्छी वाली चीजें आएंगी, ये तो हमने 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ लिया, लेकिन छोटी छोटी बारीक चीजें हैं उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू कैसे समझेंगे इसको, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन, ध्यान रखना बेटा, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगेगा, इसको सॉलिड और लिक्विड में ना लगा देना, ये सिर्फ और सिर्फ गैस का होता है, बाकी जो दोनों थे पहले वाले वो गैस लिक्विड सॉलिड सब पे लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ गैस पे लगेगा। इस क्वेश्चन को एक बार कर दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। देखो बेटा ये चीज सिखाना चाह रहा हूं, ये चीज क्वेश्चन से समझ आती है। देखो मैं यहाँ तो यहाँ पर 22.4 ले लूं, मुझे बताओ अगर मैं 22.4 लेता हूं, मेरा एग्जैक्ट एक दूसरे का मल्टीपल हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये बताओ। हो रहे हैं, अगर एग्जैक्ट एक दूसरे का मल्टीपल हो रहे हैं मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन में बेटा एक ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर तुम्हें मिलना नहीं है, तुम्हें तो अपने कैलकुलेशन को आसान करना है, तो आसान करने के लिए तुम ये लो चाहे वो लो, लेकिन मुझे दिख रहा है इसका डायरेक्ट मल्टीपल है, तो मैं इसको ले लूंगा क्योंकि मेरे आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं इसको लेता हूं मेरा आंसर क्या बनेगा, देखो ये चला गया यहाँ पर 100, ये चला गया यहाँ पर 10, ये 1 सा, ये 2 सा, ये यहाँ, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 1/20 मोल। बोलो समझ रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.05 मोल, इतनी बात क्लियर है, यही बनेगा ना। यही एक बार सोचो, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम बिना कैलकुलेटर कर सकते हो इसको, क्या तुम इसको बिना कैलकुलेटर कर सकते हो, फिर भी कैलकुलेटर से एक बार करके देख लो, ठीक है, मैं ही करके बता देता हूँ, ठीक है।
मैं ही करके बता देता हूँ क्या आएगा, ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है? ये 0.05, ये भी तो लगभग 0.05 है। और जो तुम्हारे चार ऑप्शन आएंगे ना, ध्यान से सुनना, जो चार ऑप्शन आ रहे होंगे वो चार ऑप्शन होंगे, एक आधा हो जाएगा मान लो 0.049 मान लो, एक हो गया मान लो 0.8, एक हो जाएगा 0.2 और एक हो जाएगा मान लो 0.3। तो मुझे बताओ, चाहे तुमने इससे किया हो चाहे इससे किया हो, तो तुम्हारा आंसर तो तुम यही टिक करके आओगे ना। अगर तुमने ये भी निकाला है तो तुम्हें आइडिया है कि ये दोनों ही सेम है, तो कभी वो ऐसा नहीं देगा कि एक ऑप्शन ये भी दे दे और एक ऑप्शन ये भी दे दे। वो इतना पागल नहीं है कि वो तुम्हें ऐसे ऑप्शन दे दे कि एक ये भी दे दे कि ये भी दे दे। वो चार ऑप्शन देगा, अगर तुमने इससे भी सोल्व किया ना तो तुम्हारा आंसर फिर भी यही रहेगा। समझ रहे हो? मतलब तुम्हें स्मार्ट वर्क क्या करना है, जिससे आसानी से आंसर आ रहा है तो हम उससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ। अब मान लो मैं बोल देता गिवन वॉल्यूम है 1 ठीक है, ये मान लो है 1.135 लीटर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, करके देखो इसको। ये देखो, ये किसका मल्टीपल होगा, कोई बता सकता है? ये 22.7 क्या है? तो बेटर क्या है, हम डिवाइडेड 22.7 कर ले, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है ना आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर तुम 22.7 से करके करोगे तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों से गलत बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। बुकलेट में क्वेश्चंस करोगे तो जनरली इसी से क्वेश्चंस होंगे 22.4 से, लगभग सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बुकलेट वाले क्वेश्चंस पुराने हैं, कोई आजकल पैदा नहीं हुए, वो पुराने क्वेश्चंस। कर लिया नोट बेटा? बताओ। जब हो जाए ना, ठीक है, अपना ऐसे थम्स अप कर दिया करो ताकि मैं समझ जाऊं, ठीक है, क्योंकि वरना पता नहीं चलता कि हुआ नहीं हुआ। मतलब मान लूंगा कि हो गया अगर तुम ऐसे थम्स अप नहीं करोगे। प्रतीक का हो गया, सक्षम का भी हो गया, आर्यन का भी हो गया, अभिषेक हो गया, अभिषेक का भी हो गया, मोहित का भी हो गया, सक्षम का हो गया। सक्षम बिंदल दो है क्या? नेक्स्ट कर दो बेटा, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। चलो भाई, ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, एक बार बेसिक क्लियर करना था। अब अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं, अब सब ध्यान से करेंगे। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अब मैं तुम्हें बेसिक क्वेश्चन दूं वो मतलब कि बनता नहीं है। मैं जैसे भी मैंने क्वेश्चन कराया है, इसमें वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन दे दूं, क्या फायदा, कुछ नहीं से नया नहीं सीखोगे। तो अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं, जिससे तुम्हारे बेसिक एक क्वेश्चन करा दिया बहुत है। ठीक है, अब अच्छे वाले क्वेश्चन को ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP which contains 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। बेटा इसको दो तीन तरीके करने के, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं तो एक आधा जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर दूंगा, मुझे भी याद नहीं मैं किससे कराऊंगा, जो मुझे उस टाइम पर ध्यान आए मैं उससे कर लूंगा। तुम्हें भी वैसे ही करना है, ठीक है, लेकिन एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखना चाहता हूँ कौन अपने आप कर सकते हैं, कराऊंगा मैं भी। ठीक है, वीएम की वॉल्यूम 22.4 ले लेना, वैसे गिवन नहीं होगी, ताकि सबका आंसर सेम आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 22.4 दे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, जतिन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल है, बस बंदा ना इसकी लैंग्वेज में फंस जाता है। वैभव यार गलत हो गया, ठीक है, जतिन का सही आया, वैभव का गलत है अभी, माधव का भी गलत हो गया। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना मुश्किल नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन। विकांशु का सही आ गया।
सक्षम गलत हो गया यार, वही गलती कर दी जो सारे कर रहे हैं कुछ बच्चे। बेटा देखो कुछ बच्चे वही गलती दोहराई जा रहे हैं, मतलब 50% दो आंसर ही मिल रहा है मुझे, एक सही वाला आंसर और एक गलत वाला, उसके अलावा तीसरा नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है देखो बेटा बहुत आसान है, पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहूंगा, सिंपल सी चीज है ताकि तुम वहां पे गलती ना करो। ये जो मेरा मोल है ना, मोल मोल, इधर मान लो मेरा मास है, इधर मेरा नंबर है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मान लो नीचे मेरे वॉल्यूम है। मैं ये बार बार इस चीज का गाना गाता रहूंगा कि अगर मेरा एक मोल है तो मोल मेरा है राजा। अब मुझे अगर मास से जाना है मुझे नंबर पर, तो मुझे मोल से होते हुए जाना है। अगर मुझे वॉल्यूम से मास पर जाना है तो भी मोल से होते हुए जाना है। मतलब मुझे मोल ही मोल करते रहना है, मोल के रास्ते से ही होके जाना है। अगर कोई मुझे दे दे यहां से यहां जाना है तो भी मोल, 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 तो मोल तो आएगा ही आएगा हमारे रास्ते में। समझ रहे हो। अब देखो उसने मेरे से पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब वो मेरे से ये निकलवाना चाहता हूँ आयन। ठीक है उसने बोला हुआ है जिसके अंदर इतने ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब वो मेरे को नंबर के थ्रू यहां पहुंचाना चाह रहा है, मतलब मुझे यहां से यहां पर पहुंचना है। समझ रहे हो, मतलब मुझे नंबर से वॉल्यूम पर पहुंचना है। अब मुझे बताओ उसने मुझे वॉल्यूम किसकी पूछी है, CO2 की, बताओ हाँ या ना। ठीक है जिसके बेसिक में दिक्कत है उसको क्लियर कर रहा हूं, तो मुझे नंबर भी किसका पता होना चाहिए, CO2 का ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे वॉल्यूम CO2 के बताने तो नंबर भी CO2 का बताना पड़ेगा। अगर नंबर CO2 का आएगा तो मोल्स भी CO2 के आएंगे, मोल्स CO2 के आएंगे तो वॉल्यूम भी CO2 की आएगी। समझ रहे हो। लेकिन मुझे दिया क्या उसने, मुझे बताएगा किसका नंबर दे रखा है, मुझे किसका नंबर दे रखा है बताओ, किसका नंबर है ये, ऑक्सीजन एटम्स का नंबर है ना ये। ठीक है मुझे तो CO2 का नंबर बताना है। तो अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से समझना, पहले मैं क्या कर लेता हूं, सिंपल है 10Na। ठीक है 10Na कि अगर मैं बात करता हूँ ऐसे कर लो, सिंपल है। ये कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, तुम ये वाला तरीका देख लो। अगर मैं बोलता हूं दो ऑक्सीजन एटम है एक CO2 मॉलिक्यूल में, समझ रहे हो, एक CO2 में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है तो मुझे बताओ 10Na ऑक्सीजन एटम्स कितने CO2 में होंगे, बताओ हाँ या ना, कितने में होंगे, बोलो भाई कितनों में होंगे, 5 Na बताओ कितने में होंगे। अगर दो एक में है तो 10 Na कितने में होंगे, जल्दी बताओ भाई, सिंपल है स्टोइकियोमेट्री है। 5 Na में, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात वो क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। सब वो क्लियर है, सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाया है। दो एक में है तो एक कितने में होगा, एक बाय दो में, तो 10 Na कितना में होंगे, एक बाय दो इंटू 10 Na। ठीक है मैंने बीच वाली एक लाइन हटा दी, स्टोइकियोमेट्री जो हम यूज करते हैं, ओ यूनिटरी मेथड में, सॉरी यूनिटरी मेथड हम ये यूज करते हैं ना, दो एक में तो एक कितने में, तो देखिए कितने में, तो मेरे पास ये नंबर आ गया CO2 का। अब मुझे बताओ ये CO2 का नंबर मिल गया मुझे, अब मुझे CO2 का नंबर मिल गया, उससे मुझे मोल्स निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, सिंपल सी बात है, देखो तुम्हें पता है N/Na किसके इक्वल होता है, N के, और यही N किसके इक्वल होता है, V बाय मोलर वॉल्यूम के, जो कि 22.4 है। मोल्स तो मेरे कॉमन है, हटा दो उसको। ठीक है तो N कितना हो गया, 5Na। बेटा ये सब कुछ CO2 का है, ये भी CO2 का, ये भी CO2 का, और ये भी CO2 का, तो ये 5Na डिवाइड बाय Na विच विल बी इक्वल टू V बाय 22.4। तो Na से आंसर Na कट गया, तो V कितना आ गया, 5 इंटू 22.4, जो कि आ जाएगा 112 लीटर। बच्चों को यही समझ नहीं आता हम ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब कई बच्चों का आंसर आ रहा है 224, उन्होंने बस देखा कि नंबर गिवन है, आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा दिया। अरे बच्चे देखो तो सही ना, ये किसका नंबर गिवन है, ऑक्सीजन एटम का, और वॉल्यूम किसकी पूछी है, CO2 की। तो पहले ऑक्सीजन एटम से CO2 का नंबर निकालो ना, ताकि इसके नंबर से इसके मोल्स निकले, इसके मोल से इसकी वॉल्यूम निकले। अब क्लियर है बेटा सबको, जिन्होंने गलती की थी, बताओ हाँ या ना। ठीक है इसलिए मैंने बिल्कुल इसको इतना एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारे दिमाग में आए जिसका वॉल्यूम पूछा है उसी का नंबर चाहिए और उसी के मोल्स चाहिए। क्लियर है।
नोट कर लो बेटा, ये बिल्कुल स्टेप्स को अच्छे से समझा करो, रट्टा नहीं मारना, मोल कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले को लगाना है, सीखना है कैसे लगाना है। कई बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, पहले से मोल्स निकाल ले फिर कर लिया हो, बेटा वो 3-4 है, मैं अगर बीच में उसको कर दूंगा ना, जिसको नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक ही मेथड पकड़ ले बस। रब कर दूं, बताओ, कर दूं, सबका हो गया? कोई लिख रहा है तो बता दो, राधिका लिख रहे हो आप? हो गया सबका? चलो भाई बहुत बढ़िया। वैसे टेप नहीं, कम ही कोशिश किया करो कि टेप को ना ही, ठीक है, सीखो। अगर कोई टेपता है ना क्वेश्चन, तो उसको क्लास के बाद दोबारा करो एक बार, ठीक है? टेप ना ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं हुआ तो टेप हो गई, लेकिन तो क्लास के बाद दोबारा कर लिया करो बस। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2 at NTP। अपना दिमाग लगा के करोगे उतना बेटर है, ठीक है? टेपने पर ध्यान मत दो, ठीक है? वो टेपने वाला टाइम चला गया, तुम्हारा ध्यान है अब लगाने वाला टाइम। जतिन का आंसर आया 27/112। देखते और किसका आता है। 27/112 काफी काफी बच्चों को आ रहा है, क्या यही आ रहा है सबका? 27/112। एक बच्चे का आ गया मल्टीप्लाई बाय एन ए। चलो बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हो तुम? 27/112 एन ए, ये आ रहा है सबका, ही आ रहा है बताना। तो चलो, जिसने भी जितना भी सोल्व किया कांटा मार दो, मतलब गलत है। सबसे पहली बात है, मेरा क्वेश्चन ये है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या मेरा वाटर गैस होता है? क्या मेरा वाटर गैस होता है नॉर्मल पे? मतलब कि जब मैं यहाँ खड़ा हूं, जो मेरे हाथ पे पानी होता है, क्या वो गैस हो रहा होता है, वेपराइज हो रहा होता है? उसको पीता कैसे? वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ठीक है? मुझे बताओ, जो तुम फॉर्मूला लगा रहे हो, तुमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया होगा, 1.8 डिवाइड बाय 22.4। सबने ये लगाया नहीं लगाया बताओ? सबने ये लगाया, ठीक है? तो ये क्यों लगाया? मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगता है। मुझे बताओ, जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या गैस है? नहीं है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमेशा वो डेंसिटी भी देगा। मैंने डेंसिटी जान के नहीं दी, ताकि मैं देखना चाहता था कौन बच्चा इस चीज को पकड़ पाता है। वैसे टेंशन ना लो, देगा डेंसिटी। डेंसिटी देख के तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो इसकी बात कर रहा है कि लिक्विड है। समझ रहे हो? अब खेला समझो। मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला इस वजह से नहीं लगा पाया, ये एग्जामिनर ऐसा लिख देगा, H2 के पैर में लिक्विड लिख देगा। मैंने जान के ना एनटी पे लिख दिया था बस, ताकि कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर ये यहाँ पर ये लिक्विड तो नहीं है। ये छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते गैस के लिए। देखो करना क्या है, यहाँ पर सिंपल है। मैं क्या करूंगा, मास निकालूंगा। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ हाँ या ना? ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी ग्राम पर ml है, तो मैं वॉल्यूम भी कितने में ले लूंगा? ml में ले लूंगा। बताओ हाँ या ना? ठीक है, तो ml से ml कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1800 ग्राम। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास तो लगा सकता हूं ना, वो तो एप्लीकेबल हर जगह होता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा?
1800 बाय 18 होता है पानी का, तो कितना बन जाएगा 100 मोल्स। मुझे बताओ ये मोल्स किसके आए, ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 100 Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, समझ रहे हो। मतलब जान के ना आगे ये भी लिख देता हूँ किसकी बात हो रही है, देखो ऑफ वाटर ऑफ वाटर। लेकिन उसने पूछा क्या मुझसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 3 से, क्यों, क्योंकि एक H2 में 3 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 300 Na, ये क्या आ जाएगा मेरा टोटल एटम्स। बेटा समझिए सारे, तो ये मैं जान के ट्विस्ट डाल देता हूँ थोड़े थोड़े, ताकि तुम जहां गलती करते हो वो क्वेश्चन हो पाए। बेटा बस एक बात ध्यान रखना, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कैसे आते रहेंगे, कभी कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा होगा, कोई बहुत आसान लग रहा होगा, कुछ लग रहा है ये तो 9th-10th में पढ़ रखा है हमने, बहुत सिंपल है। क्लास में कभी ये ना सोचना कि मुझे आता है और मैं चलो क्लास छोड़ देता हूँ। जिस बच्चे ने ये दिमाग में रख लिया ना, वो ड्रॉप करके भी अपना नुकसान कर रहा है, मतलब 1 साल वेस्ट कर रहा है। मतलब अगर 1 साल तुमने सोचा है हमें अच्छा कॉलेज के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। अपने ना कभी ईगो ना रखना कि मुझे चीज आती है। अगर ये आती है तो मतलब समझो तुम अपने साथ खराब कर रहे हो। समझो कि नहीं आती, मुझे जो भी हो रहा है उसको सीखना है, कुछ ना कुछ तो पक्का सीखूंगा, चाहे प्रैक्टिस की तरह कर ले लूंगा उसको। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो भाई सबको आता ही होगा, तुमने 2 साल पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा पेशेंसली हैंडल करना है। अब ये चीज एक आधे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो मेरे को आता होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मुझे सबको ओवरऑल देख के चलना है। तो तुम इसको प्रैक्टिस की तरह लेकर चलो कि मैं इसको सबसे पहले करके दिखाऊंगा, उसी में तुम कंपटीशन ले आओ अपना कि मैं सबसे पहले कर दूंगा। लेकिन ये ना सोचो कि मुझे आता है मैं क्लास छोड़ दूंगा बीच में। ये गलती जो करते हैं ना वो बहुत अपने साथ ऐसी तैसी करा देते हैं फिर। ठीक है, नोट कर लिया, बताओ कर लिया। चलो भाई इसको रब कर रहा हूं, कर लिया ना सबने, सबने, चलो भाई आगे देखो। हेडिंग डालो, अब हम नए टॉपिक पर जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं बेसिक्स में यूज भी हो जाता है, तो हर चीज को ध्यान से समझना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं उसके पैर में लिखता होता हूं उसका एटॉमिक नंबर, और उसके सर के ऊपर लिखता होता हूं उसका मास नंबर। ठीक है, वो कई बार किसी बुक्स में तुम्हें इस साइड मिलेगा, कहीं पे इस साइड मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो ऊपर होगा बस। जिसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, उसके सिंबल क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना कई बुक्स में A यहाँ पर भी होगा, उससे मतलब नहीं है, बस वो सर पे चढ़ा होना चाहिए, बात ध्यान रखना, और ये पैर में पड़ा होगा। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, मास नंबर का सिंबल A होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो मेरे Z के इक्वल होते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल। इस बात का ध्यान देना, मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, तो ये बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मुझे मोल कंसेप्ट में इसको यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये है जो मेरा मास नंबर होता है, मास नंबर वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब अगर मुझे तीसरी बात पर आऊं तो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मैं क्या कर दूंगा, मैं A में से Z माइनस कर दूंगा। देखो मेरा मास नंबर में ये दोनों है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है, ये भी ध्यान रखना। इतनी बात सबको क्लियर है, बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है, बताओ। ठीक है, अगर मैं फोर्थ पॉइंट पर आता हूं, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मैं न्यूट्रल एटम है, ध्यान समझना, फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर अ न्यूट्रल एटम की बात करूंगा अगर, तो वहां पर Z इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, वो ही इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के।
अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूंगा तो ये वाली बात हमेशा वैलिड रहेगी, इतनी बात समझ लेना। अगर वो न्यूट्रल है तो, और सॉरी न्यूट्रल नहीं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे अगर वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, इफ जो मेरा मास नंबर है वो डबल है एटॉमिक नंबर के, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मास नंबर 2 टाइम्स है एटॉमिक नंबर के, तो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमेशा फैक्ट है, ये वाला फैक्ट सिर्फ न्यूट्रल पे लगेगा, ये वाले फैक्ट का ध्यान रखना। मतलब इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना, अभी क्वेश्चन के जरूर समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और जो लास्ट है ये बात ध्यान से समझना, फॉर चार्ज्ड स्पीशीज, अगर मैं चार्ज स्पीशीज की बात करता हूं तो दो टाइप के होते हैं चार्ज स्पीशीज, ठीक है। एक हो गई पॉजिटिव चार्ज, एक हो गई नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से समझना, पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज को चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ फर्क पड़ेगा इससे इलेक्ट्रॉन पर। ध्यान से समझना, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हमें क्या कर देना है, सिंपली है जेड में से, दोबारा बता रहा हूं, जेड में से माइनस कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। रट्टा मत मारना, भी मतलब कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ये तो मैं एक तरह से बेसिक्स थ्योरी बता रहा हूं। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जेड में प्लस कर देना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सिर्फ चार्ज मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन सबको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं अप्लाई करने के लिए सिंपल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुम्हें मुझे बताना है, मान लो एक मेरा कार्बन 612 है, एक कार्बन 613 है, और एक मैं सिर्फ कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गई, एक मेरे हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, एक मेरा हो गया फॉस्फोरस, और एक मेरा हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें इनमें तुम्हें मुझे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। मैं फिर भी तुम्हें, चलो बाद में साथ साथ करेंगे, पहले साइड वाला नोट करो फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहले नोट करो, जिन्होंने नोट कर लिया वो इसको ट्राई भी करो सारे। नोट तो सबने कर लिया ना, इतना बता दो, सबने नोट कर लिया? मोहित कर रहे हो नोट अभी? अच्छा कर रहे हो, करो करो भाई, नोट भी करो और इन क्वेश्चंस को भी करो। हो गया बेटा?
कर लिया सबने? आर्यन कर लिए क्वेश्चन ये जो मैंने दिए? प्राची कर रहे हो आप? राधिका, सक्षम, मोहित, ये तो नोट कर लिया ना? ये बता दो, थ्योरी तो नोट कर ली ना? चलो बढ़िया। देखो सिंपल है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट्स ही लिखवाए हैं बस, एक तरह काफी शॉर्टकट्स बन जाते हैं यहाँ से। मैं अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन को तो आंखें बंद करके ये लिख दो जो जेड लिखा होता है, आंखें बंद करके, ठीक है, यहाँ जेड लिखा हुआ है उसको सीधा लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं प्रोटॉन्स की। अब देखो न्यूट्रॉन्स की बात करता हूं, मैंने शॉर्टकट क्या लिखवाया है, अगर मेरा ए इक्वल है 2z के, मतलब अगर डायरेक्टली मैंने इसका डबल है तो जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन में लिख दो, ठीक है, ये वाली चीजें मैंने यहाँ यूज कर दी। अगर देखो यहाँ पर ही डबल नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 16 में से 6, 13 में से 6 को माइनस कर दूंगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अभी तक सबको आता होगा, लेकिन भैया बेसिक्स एक बार क्लियर करना है ताकि मैं आगे अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, मैंने क्या बताया, अगर न्यूट्रल होगा तो ये बराबर होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और जेड। क्या कार्बन नॉर्मल न्यूट्रल है? हाँ, मैंने कोई चार्ज तो दिया नहीं, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो। इतनी बात क्लियर है? मैं हर चीज को अप्लाई कर रहा हूं इधर, ठीक है। अब देखो ये कार्बन लिख दिया मैंने यहाँ पर लेबल ही नहीं किया कि कौन सा आइसोटोप है। अगर मैं कुछ लेबल नहीं कर रहा तो इसको मान के चलेंगे कार्बन 12 वाला आइसोटोप है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वरना 13 वाला भी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं बता रहे तो हम मोस्ट अबंडेंट वाला लेते हैं, और मोस्ट अबंडेंट हमारा ये है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जो पहले वाले का था, ठीक है। अब इन पर आ जाओ, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, बताएगा नहीं वो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन्स तो इसके बराबर हो गए, न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली डबल है इसका, या 40 में 7 माइनस कर दो, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है माइनस वाला, या डायरेक्टली डबल दिख रहा है तो न्यूट्रॉन्स को भी सेम लिख दो। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है, वो अगर न्यूट्रल है तो ये दोनों बराबर होते हैं, हर चीज को लगाना है यहाँ। अब फोस्फोरस पे आ जाओ, फोस्फोरस का होता है 15 और 31, ठीक है, तो यहाँ पर तो 15 आ जाएगा आंखें बंद करके। अभी इसका डबल नहीं है तो ये न्यूट्रॉन 15 नहीं होंगे, लेकिन कितने होंगे, 31 में से 15 गए 16, लेकिन ये न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम पर आ जाओ, एल्यूमिनियम का मुझे बताओ कितना होता है एटॉमिक मास, और मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर, किसी को पता है? कोई बताएगा कितना कितना होता है? 13 और मास नंबर 27, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 13 ही, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 20, वो 14, ठीक है, माइनस कर दें दोनों को, और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। इतनी बात वो क्लियर है? ये सबसे बेसिक वाली चीज है जो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट में मैं इसको भी घुसाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, फोस्फोरस 3-, ठीक है, उसके बाद CO2, उसके बाद SO4 3-, ओ सॉरी 2-, ठीक है, उसके बाद NH4+। इनके अंदर तुम्हें मुझे बताने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बस ये बेसिक्स का लास्ट है, उसके बाद मैं मोल कंसेप्ट में इनको यूज करूंगा, तो पहले ही कराना जरूरी था। इनके आंसर दे दो, मैंने इसलिए पहले न्यूट्रल कराए थे, अब मैंने चार्ज वाले दे दिए और ये मॉलिक्यूल्स भी दे दिए, इनको कर डालो फटाफट। जिसके हो जाएंगे वो बता देगा, सारे कर डालो बेटा फटाफट सारे, ताकि हम फटाफट इनको आगे करें, सारे कर दो फटाफट। ठीक है, खुद करोगे तो ही सीखोगे, इसलिए मैं पहले तुमसे करा रहा हूँ।
कर लिए सारे? जल्दी करो। चलो बहुत बढ़िया विकांशु, बहुत बढ़िया। देखो भाई मैं वन बाय वन आता हूं। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मैंने यहाँ पर पहले बता भी रखा है। देखो तो प्रोटॉन में तो कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन में भी कोई लेना देना नहीं, वो तो वैसे ही आएंगे। फर्क सिर्फ आएगा इलेक्ट्रॉन्स पर। देखो तुम इसको क्या मान के चलो कि एल्यूमिनियम न्यूट्रल अगर होता, बताओ अगर न्यूट्रल होता है कोई एटम तो जितने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो ये न्यूट्रल है, इसको छुपा दो, अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें कितने प्रोटॉन होने चाहिए थे? 13। लेकिन मैंने उसको 3+ दे दिया। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिए उससे, मतलब उससे खींच के हमने बाहर फेंक दिए। तो 13 होते अगर न्यूट्रल होता, लेकिन 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमने उसके ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 10। चाहे तुम ये फॉर्मूला लगा लो, लेकिन मैं समझाने में बिलीव रखता हूँ कि हमें समझना है कि न्यूट्रल में से 3 निकाले हैं, न्यूट्रल में 13 होते हैं क्योंकि बराबर होते हैं, 3 निकाल दिए तो 10 बच गए। इसमें आ जाओ, फोस्फोरस में वही बात आ गई, ये 15 और ये कितना 16। अब देखो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 15 होते, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो कितना बन जाएगा? 18। बोलो क्लियर है भाई? कैसे कर रहा हूं ये बात क्लियर है? अब इधर आ जाओ, CO2। ये सारा पूरा पहले तो बताओ, न्यूट्रल है, CO2 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं प्रोटॉन? कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 22। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब मुझे बताओ, अपने दिमाग में चलाओ। देखो कार्बन में भी जस्ट इसका ही डबल है और ऑक्सीजन में भी जस्ट इसका डबल होता है। अपने माइंड में चला सकते हो इसको सीधा। अगर ये जस्ट उनके डबल होते हैं इनके मास नंबर, तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? इतनी बात बता दो। मतलब सोच पा रहे हो ना इस बात को? कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन समझो कि ये वाली चीज जो मेरा मास नंबर है वो डबल एटॉमिक नंबर के, तो मेरे को पता है जस्ट डबल है दोनों के केस में, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। और अगर ये न्यूट्रल है तो ये भी 22 हो जाएंगे। बात ये वाली बात क्लियर है? अब आ जाओ इन दोनों पर। अब देखो सल्फर के पास कितने होते हैं बताओ? 16 प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 है, कितने? 4। तो कितना आ गया? 48। क्लियर है इतनी बात? अब देखो न्यूट्रॉन की बारी आ रही है, दोबारा से याद करो। सल्फर का भी मास नंबर डायरेक्टली डबल होता है, ऑक्सीजन का भी डायरेक्टली डबल होता है, तो इसका मतलब ये भी 48 होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले अगर SO4 न्यूट्रल होता, SO4 अगर न्यूट्रल होता तो उसके पास 48 इलेक्ट्रॉन होते, बताओ हाँ या ना? अगर न्यूट्रल होता तो 48 होते, क्योंकि न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन उसके ऊपर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, तो मैं 48 में क्या ऐड कर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बन जाएगा? 50। बोलो क्लियर है सबको? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या बच्चे मतलब जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं। तो देखो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 7 + 4 कितना हो गया? 11। इतनी बात क्लियर? अब न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो तुम्हें अच्छे से पता है हाइड्रोजन के पास क्या कोई न्यूट्रॉन होता है? इतनी बात बता दो, क्या हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन होता है? आंसर है नहीं होता। तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन आएंगे बताओ? कितने न्यूट्रॉन आएंगे? सिर्फ 7, जो नाइट्रोजन के पास है बस। क्लियर है इतनी बात? जल्दी बताओ इतनी बात क्लियर है? 7 क्यों आया? बच्चों को आदत होती है कि भाई फटाफट 11 ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। देखो अगर ये न्यूट्रल होता, न्यूट्रल, तो उस पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जितने प्रोटॉन है? 11। लेकिन उस पे एक प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? -1 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। सारे फंडे क्लियर हो गए इसमें? सारे फंडे क्लियर हो गए? तो फटाफट एक बार मुझे इसका बता दो, तीनों बातें, बस लास्ट एग्जांपल इसका जल्दी बताओ, विद इन 10 सेकंड में आंसर दो इसका। PO4 3 नेगेटिव।
बहुत बढ़िया। देखो फॉस्फोरस के पास प्रोटॉन कितने होते हैं 15 प्लस 8 इंटू 4 तो कितना बन गया 47। अब देखो न्यूट्रॉन की बात करता हूं, तुम मुझे बताओ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में क्या डायरेक्टली डबल है मास नंबर एटॉमिक नंबर का? आंसर है नहीं। फॉस्फोरस में क्या होता है डबल से ज्यादा होता है, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ऑक्सीजन में तो डायरेक्ट डबल है, फॉस्फोरस एक है और उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 47 प्लस 1 48। चाहे तुम पूरा कैलकुलेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बस शॉर्टकट सिखा रहा हूँ तुम्हें, समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया 47 तो प्रॉपर ले लिए, लेकिन फॉस्फोरस में एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है तो मैंने प्लस 1 कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो पहले 3 नेगेटिव को देखो ही ना, तो 47 और ऊपर 3 नेगेटिव आ गया तो कितना बन गया? कर लिया सबने? तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी खुद करना है, ये तो मैंने बेसिक्स करवाया है, अब इसको मोल कंसेप्ट में उतारूंगा, ठीक है? इसको मैं मोल कंसेप्ट में लेके आऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों को सोल्व कर। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ये पहला पार्ट मान लो, दूसरा पार्ट न्यूट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम PO4 3 दोनों पार्ट कर दो, एक में मैं दोनों चीजें दे दी, दोनों कर दो। अभी तक मैं एक एटम की बात कर रहा था, अब मैंने एक सैंपल ले लिया उसके अंदर पूछ रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन का आंसर दे देना बस, बहुत बढ़िया, जतिन का आंसर आ गया। मुझे एक बात बताओ, मैं इसका तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूँ, एक ब्लूप्रिंट बना देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मास से निकाल लो मोल्स, मोल से निकाल लो नंबर, उसके बाद इसके बारे में भी पूछा है, जिसके बारे में भी पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, तो यहां से मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, और अगर न्यूट्रॉन पूछा होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, तो वहां से यहां से टोटल प्रोटॉन आ जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया तुम्हें इस क्वेश्चन का, तुम अब इसको ट्राई कर सकते हो। अब तो सबका आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, ये बेटा ये मैंने पूरी इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ पर भी यही आएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है? वो जगह नहीं थी इसलिए मैंने बस एक ही बार लिख दिया इस बात। बहुत बढ़िया। देखो पहले मैं क्या करूंगा, 9.5 ग्राम से मोल्स निकाल लूंगा। मोल्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास 95 होता है, तो मोल्स कितने आगे 0.1 मोल, अब मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से ताकि मेरा नंबर आ जाए 0.1 Na। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं, एक इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी निकाला था हमने, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 50 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 5N। और देखो क्लियर, न्यूट्रॉन्स निकालने अगर, यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, न्यूट्रॉन्स मैंने अभी निकलवाए थे 48, तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा 48 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.8 N। सारे बच्चों क्लियर है, ये ब्लूप्रिंट समझ गए सारे, ठीक है? तो पहले मैंने मास से मोल्स, मोल से कितने पार्टिकल्स है, उसके बाद उन पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, वो हमने एक के अंदर देख लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? बताओ, तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन है,
एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो बस, जाओ फिर। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको तुम्हें मुझे सोल्व करके भेजना है, चाहे अभी करके भेज देना, ठीक है, मैं भी मीटिंग एंड कर दूंगा, तुम करके भेज देना, या शाम तक भेज देना जैसे तुम फ्री होते हो। अगर अभी है टाइम तो इसको अभी करके मुझे भेज देना, कल पे मत छोड़ना कि मैं कराऊंगा तो टेप ने, अपने आप पढ़ना इसको, ठीक है। चलो फिर अब तुम अपना करो और मुझे सेंड कर देना इसका आंसर आज ही, ठीक है। मेरे को सबका आंसर मिल जाना चाहिए, क्या आंसर आ रहा है इसका। अपना नाम भी भेज देना कि मैंने सोल्व किया, क्योंकि नाम तभी मैं सेव कर पाऊंगा ना, इसका मेरे पास है, ठीक है। चलो करो इसको।